नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर। देखिए, इससे पहले हमने ड्रिल के आपको पार्ट्स के बारे में बताया है और प्रैक्टिकल संबंधी जो भी क्वेश्चन थे ड्रिल के वो हमने आपको इससे पहले थ्योरी में आपको बता दिया है। तो आज हम बताएंगे आपको ड्रिल के प्रकार कि ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पर ये यूज होते हैं, काउंटर सिंकिंग क्या होती है, काउंटर ड्रिलिंग क्या होती है, स्पॉट फेसिंग क्या होती है, जानेंगे इस सभी के बारे में आज इसी वीडियो में। ड्रिल के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है, देखिए हमारा ऑयल ट्यूब ड्रिल। कौन सा है? ऑयल ट्यूब ड्रिल। इसको हम गन बैरल ड्रिल के नाम से भी जानते हैं और ऑयल होल ड्रिल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसका हम प्रयोग कहां करते हैं? देखिए, गहराई में सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए हम ऑयल ट्यूब ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। इसकी पूरी लंबाई में स्पाइरल होल बने होते हैं। अब ये स्पाइरल होल क्यों बने होते हैं? देखिए, कटिंग एज तक ऑयल को सीधा पहुंचाने के लिए इसकी बॉडी में पूरी लंबाई में स्पाइरल होल बने होते हैं। ये इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए ऑयल ट्यूब ड्रिल में कैसा होल होते हैं, यानी कि किस तरह के होल बने होते हैं? तो आंसर देंगे स्पाइरल होल बने होते हैं। इन स्पाइरल होल का कार्य क्या है? कटिंग एज तक सीधे ऑयल को पहुंचाते हैं हम इन स्पाइरल होल के द्वारा। तो ये आपका ऑयल ट्यूब ड्रिल। इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए ऑयल ट्यूब ड्रिल को अन्य नाम से जानते हैं। चार ऑप्शन दे देगा, उसमें एक रहेगा आपका ये भी हो सकता है, यानी गन बैरल ड्रिल के नाम से भी इसको जानते हैं। हम इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? गहराई में सुराखों की ड्रिलिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका है फर्स्ट नंबर। नंबर 2 है आपका कोर ड्रिल। कोर ड्रिल या कह सकते हैं टेपर सैंक कोर ड्रिल। देखो, जो कोर ड्रिल है वो होगा आपका छोटे साइज का, जो टेपर सैंक वाले होते हैं वो होते हैं आपके बड़े साइज। ये तो आपको मैंने इससे पहले बता ही दिया है कि स्ट्रेट सैंक आपके छोटे रहेंगे और टेपर सैंक आपके बड़े रहेंगे। तो इसको हम कोर ड्रिल भी कहते हैं और टेपर सैंक कोर ड्रिल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? धातु के सिलेंडर हटाने में इसका इस्तेमाल करते हैं और कोर पंच ड्रिल किए सुराखों को बड़ा बनाने के लिए हम इस ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा देखो, कोर ड्रिल के द्वारा हम कम धातु को हटाते हैं, यानी कि इसके द्वारा हम कम धातु को हटाते हैं और ड्रिलिंग को तेजी से करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसके द्वारा हम ड्रिलिंग को तेजी से करते हैं। ड्रिलिंग यानी कि जल्दी से काम करते हैं। किसके द्वारा? कोर ड्रिल के द्वारा। इसका आविष्कार किसने किया था? ब्रेनर न्यूजोम ने इसका आविष्कार किया था। अब एक होता है, देखो, हीरे लगे कोर ड्रिल। अच्छा, कोर ड्रिल होते क्या है? आपने देखो, जो सड़क होती है, जब सड़क को कोई, जैसे कि पुरानी सड़क है, पुरानी सड़क को नई सड़क बनानी है, तो ये क्या करते हैं? पुरानी सड़क को पहले खोदते हैं। तो ये क्या करते हैं? ड्रिल मशीन लेते हैं, ड्रिल मशीन से उसको जगह जगह खोदते रहते हैं। तो उस ड्रिल मशीन में जो ड्रिल लगा होता है वो होता है आपका कोर ड्रिल। समझ में आया? उसे कहते हैं हम कोर ड्रिल। तो हीरे लगे कोर ड्रिल होते हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? देखिए, जैसे कि लंबी गहराई के लिए, लंबी गहराई के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे और खनन के लिए, खनन कहीं खुदाई करनी है उसके लिए भी हम इसी ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टेपर सैंक कोर ड्रिल का। खनन के लिए और 16 फीट तक की गहराई में हम इससे ड्रिल कर सकते हैं। किसके द्वारा? टेपर सैंक कोर ड्रिल के द्वारा। पत्थर, कंक्रीट, पाइप और बड़े व्यास में होल करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक लाभ क्या है? ये इसकी लागत सस्ती होती है और लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, कोर किसे कहते हैं? आप कोर किसे कहते हैं? ड्रिल बिट के अंदर छोड़ी गई धातु को हम कोर कहते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कोर ड्रिल का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? धातु के सिलेंडर को हटाने के लिए हम कोर ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। हीरे लगे कोर ड्रिल का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? यहां पर करते हैं। वो कुछ भी दे सकता है, खनन कार्य के लिए, लंबी गहराई के लिए, पत्थर, कंक्रीट, पाइप और बड़े व्यास में ड्रिलिंग करने के लिए हम हीरे लगे कोर ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है आपका टू फ्लूटेड ड्रिल। टू फ्लूट यानी कि इसमें दो फ्लूट तो होते हैं, तो पहले कह रहा है कि इसमें दो फ्लूट होते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? साधारण कार्यों के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये मजबूत होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो फ्लूट है, तो इसलिए ये मजबूत होते हैं और ये टेपर सैंक और स्ट्रेट सैंक दोनों में हमें मिलते हैं। टू फ्लूट ड्रिल। नंबर अगला आपका 4 मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। मल्टी फ्लूट का मतलब है इसमें दो से अधिक फ्लूट हो, उसे बोलते हैं मल्टी फ्लूटेड ड्रिल। तो इसमें दो से अधिक फ्लूट होंगे और ये फिनिशिंग अच्छी करते हैं। जिसमें जितने फ्लूट ज्यादा होंगे वो उतनी ही अच्छी फिनिशिंग करता है। इसको हम कोर ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। इसको मल्टी फ्लूट ड्रिल को। इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे? कास्टिंग पार्टों में सुराख करने के लिए हम इस ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है, देखिए, आपका डीप होल ड्रिल। देखो, डीप होल ड्रिल, इससे हमारा क्या समझ में आ रहा है? डीप होल ड्रिल यानी कि डीप यानी गहराई में ड्रिल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं डीप होल ड्रिल।
इसको हम डी बिट डिल के नाम से भी जानते हैं। अगर वो पूछे कि बताइए डी बिट डिल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो आंसर देंगे कि गहराई में छिद्र करने के लिए, होल करने के लिए हम डी बिट डिल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसमें देख लिए क्वेश्चन आपके ये बन जाते हैं। टू फ्लूइड डिल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, साधारण कार्यों के लिए। मल्टी फ्लूइड डिल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम, फिनिशिंग, यानी कि अच्छी जहां फिनिशिंग लानी हो वहां हम इसके इस्तेमाल करते हैं। और कास्टिंग पार्टों में सुराख करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे, नंबर 5 है आपका मल्टी डायमीटर ड्रिल। देखिए मल्टी डायमीटर, मल्टी का मतलब है कि उसका डायमीटर जो है एक से ज्यादा है, उसे बोलते हैं मल्टी डायमीटर ड्रिल। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, देखिए एक ही ड्रिल से, एक ही ड्रिल रहेगा लेकिन क्या होगा, मल्टी डायमीटर रहेगा। देखो यहाँ से 10 mm रहेगा, तो यहाँ से 15 रहेगा, यहाँ से 18 रहेगा, ऐसे इसको बोलते हैं मल्टी डायमीटर ड्रिल। ये स्टेप में होते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेप रहेगा, जैसे कि 15 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 18 हो, ये स्टेप अलग हो गया, फिर ये 20 हो गया, तो ये स्टेप में मिलेंगे। और इसमें एक से ज्यादा क्या होते हैं, इसके डायमीटर होते हैं। तो ये एक ही ड्रिल से अलग अलग व्यास के छिद्र बनाने में इस्तेमाल होते हैं। छिद्र का मतलब है होल बनाने में इस्तेमाल करते हैं, किसका, मल्टी डायमीटर ड्रिल का। इसको स्टेप ड्रिल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हम इसको स्टेप ड्रिल भी बोलते हैं। इसकी बॉडी 2 या 3 स्टेप में बनी होती है, 2 या 3 स्टेप में बनी रहेगी इसकी बॉडी। ये स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक में हमें मिलते हैं। अगला देखिए आपका स्पायरिक ड्रिल। कौन सा, स्पायरिक ड्रिल। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम कि बारीक ड्रिलिंग करने में, जैसे निप्पल, स्प्रे पंप, स्टोव और गैस निप्पल में सुराख करने के लिए या होल करने के लिए, छिद्र करने के लिए हम स्पायरिक ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। यह विशेष प्रकार का ड्रिल होता है। अगर पूछ ले कि विशेष प्रकार का ड्रिल कौन सा होता है, तो आंसर देंगे स्पायरिक ड्रिल। और यह नंबर साइज में भी हमें मिलते हैं। इसमें नंबर साइज में कौन से नंबर साइज मिलते हैं, देखिए 0.0086 इंच से लेके 0.098 इंच तक हमें ये स्पायरिक ड्रिल मिलते हैं। तो ये आपका हो गया है मल्टी डायमीटर ड्रिल और स्पायरिक ड्रिल। इसमें क्वेश्चन इसके प्रयोग पूछ सकता है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका साइज क्या होता है और इस पर कितने स्टेप होते हैं, 4 से 5 होते हैं या 1 से 2 होते हैं या 2 से 3 होते हैं। तो आंसर देंगे 2 से 3 होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। चलिए नंबर 7 है आपका सेल ड्रिल। कौन सा है, सेल ड्रिल। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, ड्रिल सुराख को बड़ा बनाने के लिए हम सेल ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। इसको मेन ड्रिल में पकड़ते हैं और इस पर 4 से अधिक फ्लूट होते हैं। किससे, 4 या रहेंगे, या तो 4 रहेंगे या 4 से अधिक रहेंगे। और इस पर 1/3, कितना, 1/3 इंच प्रति फुट का टेपर कटा होता है हमारे सेल ड्रिल पर। यह मिलिंग मशीन के साइड कटर की तरह इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, मिलिंग मशीन के साइड कटर की तरह भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बन जाता है कि सेल ड्रिल का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, तो आंसर देंगे ड्रिल सुराख को बड़ा बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेल ड्रिल पर कितने फ्लूट होते हैं, 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, कितने रहेंगे, 4 या 4 से अधिक इस पर फ्लूट होते हैं। और अगर पूछ ले कि बताइए कि मिलिंग मशीन के साइड कटर की तरह किस ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, तो तब भी आंसर देंगे सेल ड्रिल। इस सेल ड्रिल को कहाँ पकड़ा जाता है, तो आंसर देंगे मेन ड्रिल में पकड़ा जाता है। इस पर टेपर कितना कटा होता है, तो आंसर देंगे 1/3 इंच प्रति फुट इस पर टेपर कटा होता है। नंबर 8 पे है आपका सेंटर ड्रिल। देखिए सेंटर ड्रिल आपका कैसा होता है, पहले देख लीजिए, ये है आपका सेंटर ड्रिल। इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, देखिए ये मेरी एक प्लेट है, इस प्लेट में मुझे ड्रिल करना है। ये देखिए ये होल दिखाया गया है मैंने, ये वाला, तो ये मुझको होल करना है। तो होल करने से पहले मैं क्या करूंगा, इस पर एक सेंटर ड्रिल मारूंगा। सेंटर ड्रिल हम क्यों मारते हैं, देखिए अगर मैं होल करता हूँ इस तरह, ये मेरा ड्रिल है, सपोज करो ये ड्रिल है और यहाँ से मुझे होल मारना है। अगर मैं इसको इस तरह बीचों बीच मारूंगा तो मेरा जो सेंटर इसका ये पॉइंट है ड्रिल का, वो इधर उधर भागेगा। तो इधर उधर ना भागे उसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, सेंटर ड्रिल मार देते हैं ताकि इसका पॉइंट बिल्कुल आसानी से बैठ सके। तो क्या करता है वो, देखिए सेंटर ड्रिल से क्या होता है, ये छोटा सा एक छेद भी बनाएगा और जो किनारे हैं देखो ये वाला, इसको काउंटर सिंक भी कर देगा। काउंटर सिंक का मतलब है जो ऊपर के किनारे हैं उनको टेपर में बना देगा। ऐसे जब ऐसे बना देगा तो जैसे मेरा ये ड्रिल है, ड्रिल के जो पॉइंट है वो इस नीचे बैठ जाएगा, जो इसके ड्रिल के आगे के फेस हैं वो इस काउंटर सिंक में बैठ जाएंगे, तो आसानी से मेरा ड्रिलिंग हो सकता है। तो सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल हम ड्रिल को करने के लिए, ड्रिल को करने से पहले
सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका परिचय। कार्य के अक्ष तथा कार्य के फलक पर छिद्र और काउंटर सिंक करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सेंटर ड्रिल कहते हैं। ये मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। देखो ये है फेस है, इस पर सेंटर टू सेंटर इसमें क्या हमारा है, एक ड्रिल वो कर रखा है, थोड़ा सा होल सा कर रखा है ना छोटा सा। ये क्या होता है, सेंटर ड्रिल के द्वारा ही होता है। तो यही इसका परिचय है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, देखिए जॉब पर शुद्ध टर्निंग करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए और जॉब के फेस पर ड्रिलिंग या काउंटर सिंकिंग करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने लेथ मशीन पर देखा होगा, लेथ मशीन पर हम क्या करते हैं, सेंटर टू सेंटर अगर किसी जॉब की टर्निंग करनी है या ग्राइंडिंग करनी है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, सेंटर ड्रिल से पहले थोड़ा सा ड्रिल कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं, फिर हम सेंटर लगाते हैं, इधर लगाएंगे, बीचों बीच इसमें हम टर्निंग और ग्राइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है, इसका पॉइंट एंगल 120 डिग्री होता है, प्लस माइनस 3 डिग्री। एक होता है आपका काउंटर सिंक एंगल, काउंटर सिंक एंगल इसका 60 डिग्री का होता है। इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, ये क्वेश्चन आने वाले हैं दोनों, यानी इंपोर्टेंट में है आपके दोनों क्वेश्चन, पॉइंट एंगल इसका और काउंटर सिंक एंगल। ये मानक साइज मिलते हैं हमें। और देखिए सेंटर ड्रिल है आपका, सेंटर ड्रिल करते समय जो आरपीएम है इस बंडल के, वो हमें कितने रखने चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर देंगे कि ड्रिलिंग व्यास के अनुसार या कटिंग स्पीड के अनुसार हम इसके आरपीएम रखते हैं। ड्रिलिंग व्यास अगर बड़ा है तो हमारे आरपीएम कम होंगे, और अगर ड्रिलिंग व्यास छोटा है यानी ड्रिल छोटा है तो हमारे आरपीएम बढ़ जाते हैं। तो ये है आपका सेंटर ड्रिल। चलिए इसमें अभी बहुत सारा रह रहा है, वो देखेंगे आगे इसके। आप देखेंगे BIS के अनुसार हमारे सेंटर ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो BIS के अनुसार हमारे सेंटर ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं, A, B और R। आप देखिए यहाँ पर, देखिए इस पर एक ही तरफ आपका सेंटर ड्रिल बना हुआ है, इस पर दोनों तरफ सेंटर ड्रिल बना हुआ है। तो ऐसा क्यों है, देखिए पहले देख लीजिए। प्लेन ड्रिल का व्यास, ये जो प्लेन ड्रिल, जो आगे का भाग है वो प्लेन ड्रिल होता है, जो पीछे का भाग है वो आपका काउंटर सिंक होता है। जो प्लेन ड्रिल का भाग, इसके आगे का भाग अगर 0.8 mm से कम है या 0.8 mm है, तो सिर्फ एक ही साइड प्लेन ड्रिल बना रहता है। अगर 0.8 mm से ज्यादा है, इसका जो प्लेन भाग है अगर 0.8 mm से ज्यादा होगा तो उस पर दोनों तरफ आपको काउंटर सिंक बना होता है। ये एक बार अच्छे से देख लेना है। तो प्लेन ड्रिल का व्यास आपका 0.5 mm से 10 mm तक का रखा जाता है, और काउंटर सिंक का व्यास, ये टेपर वाला व्यास 3.15 से लेकर 25 mm तक का रखा जाता है। अब देखिए इसमें ए प्रकार का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, साधारण ड्रिल करने में या काउंटर सिंक बनाने के लिए हम ए प्रकार के सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन क्या देते हैं, देखिए इसमें दिखाया गया है ए 1.6 इंटू 4 mm। इसमें ए क्या है, ए प्रकार है, देखो ABR में से ए प्रकार है इसका। 1.6 क्या है, पायलट है। पायलट बोले तो ये पॉइंट का मतलब है प्लेन ड्रिल का व्यास, ये है प्लेन ड्रिल का व्यास, ये है आपका सैंक का व्यास। सैंक बोले तो ये टेपर सैंक है ना, ये सैंक का व्यास होता है। तो इस तरह अगर आप वो दे देगा, पूछ लेगा कि ये क्या है तो बता देना है, ये क्या है तो बता देना है। तो इसमें ये प्रकार है, ये आपका है पायलट यानी प्लेन ड्रिल का व्यास, और ये आपका है सैंक का व्यास। अब देखेंगे हम बी और आर हम कहां पर यूज करते हैं। अब देखिए इसमें आपका ए प्रकार तो हो गया, मैंने बता दिया। अब देखते हैं बी प्रकार। बी प्रकार सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, देखिए साधारण छिद्र का मतलब है होल, साधारण छिद्र या काउंटर सिंक के साथ शंकुआकार भाग बनाने के लिए हम बी प्रकार के सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा प्लेन ड्रिल भी बनेगा, काउंटर सिंक भी बनेगा और कोनिकल सुराख भी बनता है, यानी कि ये तीनों एक साथ बनते हैं हमारे सेंटर ड्रिल के बी प्रकार से। इसको हम देखो ऐसे ही B 1.6 इंटू 6.3, और ये जो आगे है ये होता है आपका IS नंबर, तो इसका IS नंबर भी वो दे सकता है, इस तरह वो इसका स्पेसिफिकेशन करेगा। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, यहाँ पर, ठीक है। नंबर आपका 3 है आर प्रकार का। आर प्रकार का देखिए इसके द्वारा हम प्लेन भाग बनता है और काउंटर सिंक भाग बनता है। इसमें दो भाग बनेंगे, प्लेन भाग भी बनेगा आगे से, यानी प्लेन ड्रिल भी करेगा ये, और काउंटर सिंक भी करेगा। लेकिन इसका जो काउंटर सिंक होता है वो रेडियस में बना होता है। जो आर है, आर क्यों दिया है, क्योंकि वो रेडियस में बना हुआ है इसका काउंटर सिंक। अच्छा ये क्यों बना हुआ है रेडियस में, इसको रेडियस में क्यों बनाया गया है, सेंटर होल को खराब होने से बचाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसको रेडियस में बनाया जाता है, क्योंकि यह बड़ा रेडियस बनाता है। जब ये
ये वाला डिल अगर किसी हम फेस में मारेंगे, ऐसे सेंटर मारेंगे, तो क्या होगा, इससे एक बड़ा रेडियस बनेगा। बड़ा रेडियस बनने का जो हमारा फायदा है, फायदा क्या होता है इसका, कि उससे सेंटर होल को खराब होने से हम बचा सकते हैं, और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, किसको, सेंटर होल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि उसके काउंटर सिंक को रेडियस में बना जाता है, यानी बड़े रेडियस में बना जाता है। इसको हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, आर से। आर लगा देगा पहले, 1.6 दे देगा इंटू 4 और आईएस नंबर दे देगा। तो ये है आपके 3 प्रकार के, ए, बी और आर। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बन जाता है कि बी आई एस के अनुसार सेंटर ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर देंगे 3 प्रकार के, ए बी आर। ए का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, साधारण कार्य के लिए, और बी प्रकार का देखिए आप, 3 बी प्रकार से हमारे कैसे कैसे सुराग बनता है, इसमें प्लेन ड्रिल भी रहेगा, काउंटर सिंक भी रहेगा और कॉनिकल सुराग भी रहेगा, यानी कि शंक्वाकार छिद्र व काउंटर सिंक भाग बनाने के लिए हम बी प्रकार के सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी रेडियस बनाने के लिए और प्लेन ड्रिल बनाने के लिए हम आर प्रकार के सेंटर ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। ये है आपका सेंटर ड्रिल। चलिए आप देखते हैं इसमें आगे आगे क्या बच रहा है। चलिए आप देखते हैं सेंटर ड्रिलिंग के दोष क्या हैं। सेंटर ड्रिल के दोष क्या क्या होते हैं, देखिए इसमें 2 दोष हैं। नंबर 1 है सेंटर ड्रिल की गहराई कम है, तो क्या होगा, अगर सेंटर ड्रिल की गहराई अधिक है तो क्या होगा। देखिए ये मेरा जॉब है, इस जॉब में मैंने सेंटर ड्रिल कर दिया है, सेंटर ड्रिल करने के बाद लेकिन मुझे लगा जब मैंने इसमें सेंटर लगाया कि मेरा सेंटर पूरा यानी कि सही से नहीं बैठ रहा है, सेंटर जो लगा रहा हूं तो वो आगे का जो इसका पॉइंट है वो टच कर रहा है, तो टच कर रहा है इसका मतलब क्या है, सेंटर ड्रिल की गहराई कम है। अब अगर कम है तो क्या होगा, उसने क्वेश्चन पूछा है कि बताइए सेंटर ड्रिल की गहराई कम है तो क्या होगा, तो उसका आंसर देंगे हम, सेंटर ड्रिल से बना छिद्र, सेंटर ड्रिल से बना छिद्र बेयरिंग की सतह के संपर्क में नहीं आता है। क्या कह रहा है वो, सेंटर ड्रिल से बना छिद्र जो है बेयरिंग सतह ये वाली है इसकी, ये रही बेयरिंग सतह, तो बेयरिंग सतह के संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि अगर कम है तो इसका पॉइंट टकराएगा, जब ये पॉइंट इस पर टकराएगा तो इसका घर्षण इस पॉइंट पे होगा, इस पर लोड नहीं जाएगा इसकी सतह पर, बेयरिंग सतह पर, तो क्या होगा, इसका पॉइंट ही आगे से टच करेगा ऐसे। तो इसका आंसर यही देना है कि सेंटर ड्रिल से बना छिद्र बेयरिंग की सतह के संपर्क पे नहीं आता है अगर सेंटर ड्रिल की गहराई कम है तो। सेंटर का टिप, ये मैंने सेंटर का टिप बताया आपको, सेंटर का टिप जोब सतह से मिल जाता है, मिल गया ना यहां से, कब मिल जाता है, जब सेंटर ड्रिल की गहराई कम है। इसकी हानि क्या क्या है, अगर ऐसा है तो इसकी हानि क्या क्या होंगी, देखिए घर्षण ज्यादा होगा, अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि ये सामने टकराएगा बिल्कुल, तो घर्षण ज्यादा होगा, सेंटर की नोक गर्म हो जाएगी, जो मेरा सेंटर है उसकी नोक गर्म हो जाएगी और टूट भी जाती है, नोक गर्म भी हो जाती है और कभी कभी वो टूट भी जाती है, और कभी कभी सेंटर टूटकर छिद्र में ही वेल्ड हो जाता है। अगर ये कमी है, सेंटर ड्रिल की गहराई अगर कम है तो ये उसकी हानियां होंगी, घर्षण ज्यादा होगा, सेंटर की नोक गर्म हो जाएगी या टूट जाएगी, या कभी कभी क्या होगा, सेंटर टूटकर छिद्र में ही चिपक जाएगा। अब ये तो आंसर हो गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये इससे हुई हानियां। अब इसका उपाय क्या है, उपाय देखिए, काउंटर सिंक हिस्से को, जो काउंटर सिंक हिस्सा है हमारा ये वाला, देखो काउंटर सिंक हिस्से को 3/4 भाग तक फीड दें। जब हम ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग करते समय हमें मालूम होना चाहिए कि कितनी ड्रिल करनी है कितनी नहीं करनी है, तो जो ये काउंटर सिंक हिस्सा है उसको इसके 3/4 भाग तक ही हम उसको किसी भी जॉब में सेंटर ऐसे सेंटर ड्रिलिंग करते हैं, कितने से तक, 3/4 भाग तक। तो ये हो गया आपका सेंटर ड्रिल की गहराई अगर कम है तो ये परेशानी आएगी। अब दूसरा देखिए, सेंटर ड्रिल की अधिक गहराई है तो क्या होगा। अब क्या होगा, देखो इसमें क्या करते हैं, इसने अधिक कर दिया है, तो ये जो मेरा सेंटर है, जो सेंटर है इसको सपोर्ट देने वाला, ये ऊपर यानी भारी रह गया, जब भारी रह गया है तो इसकी नोक तो से इसमें टकरा ही नहीं रही, तो क्या होगा ऐसे, अगर ये भारी रहेगा तो जॉब को सही सहारा तो मिलने का नहीं, अगर ये भारी रहेगा तो इसमें इसका आंसर क्या बनता है, देखिए सेंटर ड्रिल की गहराई अगर अधिक है तो क्या होगा, देखिए जॉब को सहारा देने वाले सेंटर और बेयरिंग सतह के बीच ही संपर्क होगा, यहां पर कहां होगा, सेंटर और बेयरिंग सतह के बीच ही संपर्क होगा इसमें, लेकिन यहां पर संपर्क कहां हो रहा है, कहां हो रहा है यहां पर संपर्क, देखिए यहां पर संपर्क हो रहा है इसके पॉइंट पर, यहाँ लेकिन वहां पर इसके पॉइंट पर संपर्क नहीं हो रहा है,
तो इसका आंसर देंगे हम कि जोब को सहारा देने वाले सेंटर और बेयरिंग सतह के बीच ही संपर्क होगा अगर सेंटर डिल की अधिक अधिक गहराई है तो। और इसकी हानि क्या है, देखिए जॉब को सहारा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो जॉब को सहारा नहीं मिलेगा, चेयरिंग आएगी हमारी हमारी जॉब में, और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी अगर ऐसा होता है तो। इसका उपाय क्या है, जॉब की फेसिंग करें। इसके हम अगर फेसिंग करेंगे तो इसको हम आगे ला सकते हैं। तो जॉब की फेसिंग करके हम अपने सेंटर डिल को उचित लंबाई तक फीड देंगे तो इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। फीड कितनी देनी है, 3/4 भाग तक। तो टेपर सैंक है ये वाली, देखो ये काउंटर सिंक है ना, ये टेपर ही तो है, इसे बोलते हैं काउंटर सिंक। जो इसका भाग है उसको हम 3/भाग तक ही अच्छे से फीड देंगे, ना ज्यादा देंगे ना कम देंगे। कहने का मतलब ये है कि ना तो गहराई कम होनी चाहिए और ना ही गहराई अधिक होनी चाहिए। जितनी प्रॉपरली यानी इसकी जो गहराई है वही होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए क्वेश्चन बन जाता है सेंटर डिल की गहराई कम है तो क्या होगा। ये वाला भी आंसर रहेगा इसमें और ये वाले भी आंसर रहेगा, दो आंसर और देगा। तो इसमें पहचानना है कि कौन सा आंसर देना। तो इसमें आंसर ये लगाना है कि सेंटर डिल से बना छिद्र बेयरिंग की सतह के संपर्क में नहीं आता अगर गहराई कम है तो। ऐसा अगर गहराई अधिक है तो आंसर ये लगाएंगे, ये वाला। वो पूछ लेगा बताइए कभी कभी सेंटर सेंटर टूटकर छिद्र में वेल्ड हो जाता है, इसका क्या कारण, इसका रीजन क्या है। तो हमें बताना है कि सेंटर डिल की गहराई कम है तब ऐसा हो रहा है। तो इसमें आपके कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। जॉब को सही सहारा नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, जब सेंटर डिल की अधिक गहराई होगी तब नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। चलिए ये हो गया आपके सेंटर डिल के दोष। अब देखते हैं काउंटर बोरिंग क्या है और काउंटर सिंकिंग क्या है। देखिए ये वर्कपीस है, वर्कपीस में मैंने डिल कर दिया। डिल करने के बाद जो इसके किनारे हैं, किनारे को मैंने क्या कर दिया, बेवल कर दिया है, तिरछा कर दिया है। इसी को बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। यानी कि किनारों को बेवल कर देना ही क्या होता है, काउंटर सिंकिंग होता है। ये है मेरा काउंटर सिंकिंग टूल। देखो ये बेवल है ना ऐसे। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जो रिविट है, जो रिविट है, रिविट में क्या होता है, ऐसे ही रहता है, इस तरह काउंटर सिंकिंग रहती है। तो रिविट को बैठाने के लिए, रिविट के हेड को बैठाने के लिए, सेल्फ टेपिंग स्क्रू भी क्या होता है, ऐसे ही रहता है, बेवल रहता है, तो उसके हेड को बैठाने के लिए। और अगर यहाँ पर इसके किनारे पर बर वगैरह आ रही है तो बर को दूर करने के लिए भी हम काउंटर सिंकिंग करते हैं। या किसी वर्कपीस पर कोई मैंने होल कर दिया तो क्या होता है, उसमें बर वगैरह आ जाती है, बर आगे आगे, तो उस बर को हटाने के लिए या चैम्परिंग करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। चूड़ी काटते समय भी हम काउंटर सिंकिंग करते हैं। चूड़ी काटते समय क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो टूल है वो आसानी से इस पर चढ़ जाए, आसानी से इसकी कटिंग कर सके। अगर यहाँ पर काउंटर सिंकिंग नहीं होगी, सीधा रहेगा, तो हमारा टूल कहीं ना कहीं उस पर आसानी से नहीं चढ़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हम करते हैं काउंटर सिंकिंग। अब काउंटर सिंकिंग देखिए, काउंटर सिंकिंग हमारे स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक दोनों मिलते हैं ये, और इसमें 4 या अधिक कटिंग फ्लूइड होते हैं। ऐसा भी है कि 4 या अधिक कटिंग फ्लूइड होते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी 1 या 2 कटिंग फ्लूइड वाला भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो इस्तेमाल क्यों करते हैं कि ज्यादा जो कंपन होती है ना, तो कंपन उससे कम होती है। तो जहां कंपन हमें कम चाहिए वहां पर अगर हमें चैंपियन करनी है तो वहां पर 1 या 2 कटिंग फ्लूट वाला ही हम अपना काउंटर सिंक इस्तेमाल करेंगे। तो ये है मेरा काउंटर सिंक। अब इसमें वो क्या पूछता है कि बताइए रिविट के हेड को बैठाने के लिए हम कितने डिग्री पर ये काउंटर सिंकिंग करेंगे। तो रिविट के लिए होता है 75 डिग्री। अगर सेल्फ टेपिंग स्क्रू की बात करेगा तो उसके लिए इसका जो ये है डिग्री है, ये वाला काउंटर सिंकिंग का, ये है 80 डिग्री का। ठीक है, तो रिविट के लिए 75 डिग्री, सेल्फ टेपिंग स्क्रू के लिए 80 डिग्री रखते हैं, और बर दूर करने के लिए अगर हम काउंटर सिंकिंग करेंगे तो उसके लिए 90 डिग्री होता है। और चैम्परिंग और चूड़ी काटने के लिए, काटते समय काउंटर सिंकिंग का एंगल 120 डिग्री रखा जाता है। तो ये हो गया आपका काउंटर सिंकिंग। चलिए अब देखते हैं काउंटर बोरिंग को। देख काउंटर बोरिंग में क्या होता है, काउंटर बोरिंग में जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम तिरछा नहीं करते हैं, बेवल नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो एक निश्चित गहराई तक हम अपने होल के ऊपर के साइज को बड़ा करने को ही काउंटर बोरिंग कहते हैं। इसमें जो टूल यूज करेंगे उसे बोलेंगे काउंटर बोरिंग टूल। तो इसमें देखिए आपका क्या इसकी थ्योरी क्या बन जाती है, देखिए तो किसी होल को एक निश्चित गहराई तक, ध्यान देना है, एक निश्चित गहराई, यही इस तरह पूछेगा आपसे कि बताइए किसी होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा
करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर देंगे हम काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग कहते हैं इसमें। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं? आपने एलन की देखी ना, एलन एलन की बोल्ट होते हैं, उनके बोल्ट को जो हेड होता है उसको इसमें बैठाने के लिए, ताकि वो उसके फेस से ऊपर ना रहे। इसमें भी ऐसा करता है। जो रिविट है उसके जो ऐसे सिंक में होते हैं, काउंटर सिंक में, उसके हेड को भी आसानी से इसमें हम बैठा सकते हैं। तो हेड को बैठाने के लिए ही ये वाले हम ऑपरेशन करते हैं। इसमें सॉकेट हेड हो गया, कैप स्क्रू हेड हो गया, जैसे कि एलन बोल्ट, उसको बैठाने के लिए हम काउंटर बोरिंग करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक फ्लूइड होते हैं, इसमें काउंटर बोरिंग टूल में। इसमें क्या होता है, आगे एक पायलट बना होता है, उसका कार्य क्या है, टूल को गाइड करता है ताकि हमारा टूल बिल्कुल सीधा रहे। होल में सीधा चलने के लिए इसमें एक पायलट लगा होता है, उसका कार्य ये होता है कि टूल को वह गाइड करता है। अब देखिए इसके प्रकार। हमारे काउंटर बोरिंग टूल 2 प्रकार के होते हैं, इंटरचेंजेबल और सॉलिड। अब इंटरचेंजेबल का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? जो कई व्यास के होल की काउंटर बोरिंग करने के लिए हम इंटरचेंजेबल काउंटर बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब काउंटर बोर, ये तो हो गया काउंटर टूल, ये तो हो गया आपका काउंटर बोरिंग टूल। अब काउंटर बोर, ये वाले बोर जो है देखो, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एच और के। कितने प्रकार के होते हैं? काउंटर बोर कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, एच और के। जो एच वाला है उसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? देखिए, जैसे कि स्लोटेड चीज हेड के लिए, स्लोटेड पेन हेड के लिए, क्रॉस रिसेस पेन हेड के जो अधिकतर स्क्रू रहते हैं उनको बैठाने के लिए हम एच वाले काउंटर बोर का इस्तेमाल करेंगे। अब के वाले का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? जहां पर हेक्सागोनल हेड स्क्रू होते हैं वहां पर हम के काउंटर बोर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपके काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग। अगर इसमें देख लीजिए कि अगर जो आपका काउंटर बोरिंग है, अगर वाशर लगाते हैं तो इसमें, अगर इसमें हम वाशर लगाते हैं, देखो एच वाले और के वाले में क्या होता है, अगर इसमें यहाँ पर हम वाशर लगाएंगे, किसी का हेड बैठाते समय अगर नीचे वाशर लगा रहे हैं तो क्या होगा, इनके दोनों के मान चेंज हो जाएंगे। एच और के दोनों के मान जो मानक होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है इसमें। तो ये हो गया आपका काउंटर सिंकिंग और ये हो गया आपका काउंटर बोरिंग। चलिए अब देख लेते हैं इसमें काउंटर सिंकिंग के जो आपके प्रकार हैं। पहला प्रकार देखेंगे। चलिए अब देखते हैं काउंटर सिंक होल के कितने प्रकार होते हैं। काउंटर सिंक होल के आपके 4 प्रकार होते हैं, ए बी सी ई। अगर ये पूछ लेगा बताइए कि काउंटर सिंक होल कितने प्रकार के होते हैं, आंसर देंगे 4 प्रकार के, ए बी सी और ई। अब देखेंगे पहले ए का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो ए के 2 ग्रेड होते हैं, ये मीडियम सीरीज में और फाइन सीरीज में हमें मिलते हैं। मीडियम सीरीज और फाइन सीरीज में हमें मिलते हैं। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? क्रोस खांचे और उभार वाले स्क्रू के लिए हम ए प्रकार है आपका, ए प्रकार वाले होल का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए? क्रोस खांचे के लिए और उभार वाले स्क्रू के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो बी ग्रेड का है ये फाइन ग्रेड में मिलता है हमें, और इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हेक्सागोनल हेड वाले स्क्रू के लिए हम इस होल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात है आपका सी प्रकार का, उभरे हुए खांचे नुमा काउंटर सिंक हेड वाले टेपिंग स्क्रू के लिए। ध्यान रखना, उभरा हुआ यहाँ भी है, उभरा हुआ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? टेपिंग स्क्रू के लिए हम सी प्रकार के होल का इस्तेमाल करेंगे। एक होता है आपका ई प्रकार का, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? स्टील में लगने वाले काउंटर सिंक बोल्ट के लिए हम ई प्रकार के होल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अगर पूछ लेगी काउंटर सिंक होल कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर देंगे 4 प्रकार के, ए बी सी और ई। इसके मैंने आपको बता दी है कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं। अब देखिए, एक होता है आपका काउंटर सिंकिंग की डायमेंशंस। हम कहां से लेते हैं, कैसे लेते हैं? तो आंसर में रहेगा कि काउंटर सिंक के व्यास से और काउंटर सिंक की गहराई से इसको हम व्यक्त करते हैं। किसको? काउंटर सिंक की डायमेंशन को। ये दोनों भी आपको अच्छे से देख लेना है। एक होता है आपका काउंटर सिंक विद पायलट। विद पायलट का मतलब क्या होता है? उसके आगे एक पायलट लगा होता है। किसी होल में भी अगर हमें काउंटर सिंक करनी है तो वो पायलट क्या है, उसको गाइड करता है, सीधा रखने में वो सहायता करता है। तो इसका हम यूज कहाँ करते हैं? फिनिशिंग कार्यों के लिए और भारी कार्यों के लिए हम काउंटर सिंक विद पायलट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपके काउंटर सिंक होल के प्रकार। चलिए, तो ये हमारी वीडियो का आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है आपका स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग हम क्यों करते हैं, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, बोल्ट वाशर नट के हेड को बिठाने के लिए और होल के ऊपर समतल सतह बनाने के लिए हम स्पॉट फेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पॉट फेसिंग टूल को हम फेसर टूल भी कहते हैं, स्पॉट
फेसर टूल भी बोलते हैं, इसको फेसिंग टूल भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि स्पोर्ट फेसिंग टूल को हम क्या क्या कह सकते हैं, फेसिंग टूल और स्पोर्ट फेसर टूल। अच्छा, काउंटर बोरिंग की तरह की जाती है ये भी, किसकी तरह, काउंटर बोरिंग की तरह की जाती है, और काउंटर बोर टूल का इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं इसे करने के लिए। अच्छा, तो इसमें अंतर क्या है, तो हम काउंटर बोरिंग कर रहे हैं तो स्पोर्ट फेसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका अंतर क्या है, इसमें कम गहराई तक कटिंग करते हैं, काउंटर बोरिंग में ज्यादा करते हैं और इसमें स्पोर्ट फेसिंग में कम करते हैं, यही इसमें अंतर है। तो ये हमारा आपका जो डील है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको डील के प्रकार ही बता दिए हैं सारे, वो डील के जो उसके पार्ट होते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और प्रैक्टिकल संबंधित जो भी डील से क्वेश्चन बनते हैं उसके आपको मैंने सारे आंसर आपको बता दिए हैं। तो डील से संबंधित आपका जो टॉपिक है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे रीमर के बारे में, रीमर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जो भी कुछ है सब कुछ वो बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आपसे आपको जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है, अगर इस संबंधित आपके मन में कोई भी क्वेश्चन बनता है कि भाई ये पॉइंट आपका रह गया है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर कोई भी वैसे पॉइंट रहा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा पॉइंट है जो जो इसमें ना बताया हो, क्योंकि मैं 90 से 100% के बीच में चलता हूँ अपने टॉपिक को लेकर, कोई भी टॉपिक हो, कोई, जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई इसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है, जब तक मैं उस टॉपिक को छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन हो सकता है कभी कभी कोई पॉइंट रह जाता है, ऐसा नहीं होता कि मैं भाई सब कुछ ही थोड़ा बताऊँ। तो चलिए, आप मिलते हैं आपको नए टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।